हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये है इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी और मैं हूं निशांत श्रीवास्तव। वर्ष 2000 से इस क्षेत्र में कार्यरत हूं। 9 अलग अलग राज्यों में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुका हूं। बच्चों, ये अगस्त्य आईएएस, कुमार आईएएस, अपराजिता आईएएस, पैरामाउंट आईएएस मिशन जैसे संस्थानों के माध्यम से प्रदान किया गया है। बाई क्वालिफिकेशन एमएमफिल हूँ और बहुत सारे मैगजीन्स में मेरे आर्टिकल्स भी आए हैं। बच्चों, आप मुझे t.me यानी अकेडमी अंडरस्कोर निशांत श्रीवास्तव पे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम लिंक पे, जिससे आपको डेली सारी चीज़ों की जानकारी मेरी क्लासेस की जानकारी मिले। आप प्लेलिस्ट्स भी फॉलो कर सकते हैं। बच्चों, unacademy.com/spectranishan7339 पे आप मेरे ऐप्स की क्लासेस कर सकते हैं, जो कि आपको मेरी ऐप की क्लासेस को करने में बहुत फायदा पहुंचाएगा। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अन अकेडमी का लर्निंग ऐप अगर आप लेते हैं, अन अकेडमी को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि आप डेली लाइव क्लासेस कर सकते हैं। इस लाइव क्लासेस के दौरान आप अपने एजुकेटर्स के साथ चैट कर सकते हैं, उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और क्लास के चलने के दौरान आप अपने पोल्स दे सकते हैं। स्ट्रक्चर कोर्स होता है जो कि आपको इनलाइन तैयारी कराता है अपने एग्जाम्स को लेके। बच्चों, लाइव टेस्ट और क्विज़ेस के माध्यम से 24 लाइव टेस्ट और क्विज़ेस के माध्यम से आप अपनी सारी प्रिपरेशंस क्विज़ेस को कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं, जो कि आपकी तैयारी को एक पैरामीटर ऐसा बनाएगा जिससे कि आप आज के दिनों में कोई भी एग्जाम्स को क्लियर कर सकें और उसके लिए इन्वायरमेंट को जनरेट कर सकें। बच्चों, अनलिमिटेड एक्सेस है 24/7 का, जिसके माध्यम से आप अपनी क्लासेस को कभी भी देख सकते हैं। अगर लाइव चल रही होगी तो लाइव और रिकॉर्डेड सेशन होंगे तो रिकॉर्डेड। बस इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ता है, अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। और इसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, तो आपको अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है अगर आपके पास में एंड्रॉयड वर्जन का फ़ोन है, और अगर आपके पास एप्पल है तो आप ऐप स्टोर से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों, जैसे ही आप अन अकेडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको 15,519 प्लस कोर्सेज की सुविधा मिलती है, जो कि आपको सिविल सर्विसेज के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए तैयार करती है, जैसे पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनसीईआरटी के समरी, हिस्ट्री ऑप्शनल कोर्सेस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, आर्ट, कल्चर, करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस स्ट्रेटजी और आंसर राइटिंग जैसे तमाम बेनिफिट्स देती है। आप अगर मेरे कोड का यूज निशांत1 का यूज करेंगे तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। बच्चों, सब्सक्रिप्शन दो तरह के होते हैं, मैं दोनों के आपको फायदे समझाता हूं। एक तो है प्लस और एक है आइकॉनिक। प्लस सब्सक्रिप्शन में लाइव क्लासेस होती हैं, टेस्ट सीरीज होता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस होता है और स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल होता है। बच्चों, इसके लिए 1 ईयर का 49,500 फीस है, जो कि आप मेरे कोड का यूज करके 44,550 में दे सकते हैं। वहीं 2 साल का जो कोर्स होता है, दैट विल कॉस्ट यू 72,000 रुपीज, जिसको आप ले सकते हैं 64,800 में अगर आप मेरे इस कोड का यूज करते हैं, और 3 इयर्स का कोर्स 81,000 में आप ले सकते हैं। बच्चों, ये फिजिबल होता है, ऐसे तो 6 मंथ्स, 3 मंथ्स और 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, लेकिन कम से कम 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जरूरी होता है, क्योंकि सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस होता है दैट इज वेरी 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 वाइड। तो उस वाइड सिलेबस को कवर अप करने के लिए कम से कम 1 साल की जरूरत पड़ती है, लेकिन 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको कंफर्ट जोन में रखता है, क्योंकि न सिर्फ आप सिलेबस के बारे में जानेंगे बल्कि उसको अच्छे से प्रिपेयर भी कर सकते हैं। और जो अंडरग्रेड्स हैं उनके लिए 3 इयर्स का कोर्स होता है, जो कि आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में मिलता है। उसी तरह आइकॉनिक कोर्स होता है। बच्चों, इस आइकॉनिक कोर्स में प्लस कोर्स के सारे बेनिफिट्स के साथ साथ आपको पर्सनलाइज मेंटर मिलेंगे, यानी आपकी तैयारियों को देखने वाले एक कोई पर्सनल गाइड मिलेंगे जो आपकी तैयारियों को कर रहे हों। वहीं डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज फीडबैक भी रहता है। इन सब के थ्रू आप अपनी तैयारियों को कर सकते हैं। आइकॉनिक कोर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट पर्सनल कोच और दूसरा स्टडी प्लानर, क्योंकि
आपको एक आपका मेंटर होंगे जो कि आपको सारी चीज़ों की तैयारी कराएँगे, उनके बारे में बताएँगे, आपकी जितनी भी पॉजिटिव, नेगेटिव चीज़ें हैं वो बताएँगे। और ये बहुत आवश्यक होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए जानना कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। आप इंटरव्यूज़ में भी देखते हैं कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो आइकॉनिक कोर्स प्रेफ़र किया जाना चाहिए, क्योंकि आपको ये सिर्फ़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इस वन टाइम इन्वेस्टमेंट से आपको मिल सकता है आपके करियर को एक स्टेबलाइज डायरेक्शन। इसलिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को लोग लेते हैं। बच्चों, आपको अनअकैडमी देता है सिर्फ ऑप्शनल की भी सुविधा। अगर आप सिर्फ ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, जिसके लिए एक साल 27,500 है, जो कि मेरे कोड का यूज कर 24,750 में ले सकते हैं। 2 years 40,000, 36,000 में, 3 years 50,000, 45,000 में आप ले सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड, दैट इज निशांत 1 कोड का यूज करके आप इसे ले सकते हैं। बच्चों, मैं अपनी क्लासेस के बारे में बताऊं तो एप्लीकेशंस पे स्पेशल क्लासेस मेरी चलती हैं मंडे टू सैटरडे, ये दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ये 10 बजे शाम में आप आ सकते हैं और इस पे हम लोग अभी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कर रहे हैं। और इसके जस्ट बाद मैं इग्नू के कोर्स को स्टार्ट करने वाला हूं, इग्नू के बुकलेट्स को स्टार्ट करने वाला हूं। तो इग्नू के बुकलेट्स को आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, जो कि मंडे टू सैटरडे 10 PM होगा। इसमें मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलेंगी और सैटरडे इवैल्यूएशन ऑफ एवरीथिंग। तो ये हम लोग कवर अप करने वाले हैं। बच्चों, आज के टॉपिक की मैं बात करूं तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, 3 चीजों को कवर करेंगे: मीडिया रेगुलेशंस, क्रॉस मीडिया ओनरशिप एंड मीडिया फाइनेंसिंग। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था, जो कि मीडिया रेगुलेशन 1 था। उस मीडिया रेगुलेशन 1 में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से मीडिया का रोल होता है और क्या क्या डिसएडवांटेजेस और क्या परेशानियां चल रही हैं। जैसे कि अभी आपको मालूम है कि एक सबसे बड़ी परेशानी होती है येलो जर्नलिज्म, जिसके बारे में हम लोगों ने कल अध्ययन किया था। इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें मीडिया का जो रोल होता है, अपने सर्कुलेशंस को बढ़ाने के लिए कुछ सनसनीखेज खबरों को और इन सारी चीज़ों को देना, इससे मीडिया का रोल कई बार निगेटिव होता है, लोगों में एक पैनिक क्रिएट होता है। इसको देखते हुए मीडिया रेगुलेशंस की बात की जाती है। अगर मैं मीडिया रेगुलेशंस की बात करें तो कई बारी अगर आप देखते हैं तो इसका मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड बता रहा हूं। तो इस मीडिया रेगुलेशन, क्यों इस रेगुलेशंस की आवश्यकता हुई, क्यों ये प्रश्न उठ करके आया, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। बच्चों, मैंने आप लोगों से चर्चा की थी और ये आपको भी जानना आवश्यक है, मीडिया यानी प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, फोर्थ पिलर जिसे हम बोलते हैं। इस फोर्थ पिलर में लोकतंत्र का जो जनता है उसकी अभिव्यक्ति करने के लिए इसको माना गया, क्योंकि देखो, लोकतंत्र में जनता अपने आप को अभिव्यक्त कर सकती है विधायिका के रूप में, कार्यपालिका के रूप में। वहीं उनकी भावनाओं को आवाज देने वाला माध्यम मीडिया है। हमारे संविधान ने अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत इसे स्वीकार भी किया और इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक मेजर पहलू माना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जोड़ कर करके इसे शामिल किया। लेकिन कई बारी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मीडिया को निगेट करने लगती हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि पेड न्यूज़, एक मीडिया अब कई बारी पेड न्यूज़ का सहारा लेता है। उसी प्रकार अगर हम लोग बात करें येलो जर्नलिज्म, किसी भी घटना को बढ़ा कर करके बताना या किसी घटना को विभत्स रूप प्रदान करना, भयानक रूप में प्रदान करना या प्रस्तुतिकरण उसका, उससे क्या होता है कि लोगों की सनसनीखेज तो होगी, लेकिन उनके बैक ऑफ द माइंड में कई बारी निगेटिविटी चलती है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये मीडिया के रेगुलेशन की बात की जाने लगी और सोचा जाने लगा कि क्या मीडिया को रेगुलेट किया जाना चाहिए। उसी तरह हम लोग क्रॉस मीडिया ओनरशिप की बात करेंगे। क्रॉस मीडिया ओनरशिप का मतलब क्या होता है, एक ही
जो कंपनी हो या एक ही संस्था हो या एक ही व्यक्ति हो, उसी के अंतर्गत मीडिया के सभी रूपों का समावेश, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, मैगजीन, फोर्टनाइटली मैगजीन, ये सब अगर एक ही रेगुलेटरिंग अथॉरिटी के, एक ही हाउस के अंतर्गत आए, तो उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस मीडिया ओनरशिप। वहीं मीडिया फाइनेंसिंग की, मीडिया के फाइनेंस का स्रोत क्या है और इसको किस तरह से रेगुलेट किया जाना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसा तत्व मीडिया में उस तरह की खबरों को नहीं फैला सके जिससे कि देश की एकता अखंडता पे खतरा हो, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये 3 चीज़ों पे बेसिकली मैं चर्चा करना चाहता हूँ। एक आगे मैं आप लोगों के साथ एक बार और चर्चा करूँगा, वो हम लोग चर्चा करेंगे जो सोशल मीडिया है उसके बारे में। आज हम लोग जो मीडिया रेगुलर मीडिया है, जैसे कि प्रिंट मीडिया, या मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या मैगजीन्स, उनके संदर्भ में बातचीत कर रहा हूं। ये आप लोगों के लिए इसलिए आवश्यक है, ये एक मेजर टॉपिक है कि एक तो आप लोग एक प्रशासक की भूमिका में जा रहे हैं और प्रशासकों को इस तरह की चीज़ों से रोज़ दो चार होना पड़ता है, तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, इसलिए आपके लिए ये आवश्यक है और ये गवर्नेंस का एक मेजर पार्ट भी होता है, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ भी होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मीडिया रेगुलेटरिंग अथॉरिटी की बात करते हैं कि मीडिया रेगुलेटरिंग अथॉरिटी क्यों और क्या ज़रूरत है। बच्चों, जैसे अभी अभी हम लोगों ने चर्चा की कि जो मीडिया है वो कई बारी अपने वास्तविक उद्देश्य से दिग्भ्रमित हो जाता है। दिग्भ्रमित होने का मतलब है कि वो अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक सकता है। कई बारी इसके अनेक कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल रीजन हो सकता है कोई दबाव हो सकता है कोई छद्म लालच हो, या कोई इस तरह से चीजें। ये ह्यूमन बीइंग है, तो उसी तरह से ये एक ऐसी संस्था है जिसमें भी ये इन सब चीजों से अछूती नहीं रहेगी। इन सब चीजों का इन पे प्रभाव कई बार पड़ सकता है या हो सकता है। इन सब कारणों से मीडिया के रेगुलेशन, यानी कि जिस तरह से आप देखते हैं कि टेलीकॉम का रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी, इंश्योरेंस की रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी, उसी तरह ये सोचा जाने लगा, एक चर्चा में उठ कर के आया कि क्यों ना हम लोग मीडिया को भी रेगुलेट करने की कोशिश करें, इसको एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में बनाएं। ये चर्चा उठ के आई। अब अगर मैं बात करूं तो इसके दो पहलू हम लोग देख सकते हैं। कि मीडिया के रेगुलेशन को अगर हम लोग देखें तो दो तरह के पहलू हम लोग देख सकते हैं। एक तो संविधिक और स्वायत्त निकाय की बात कर सकते हैं, और दूसरा असंविधिक। गैर स्वायत्त निकाय की बात कर सकते हैं। ये बेसिकली दो चीजें नजर आती हैं। अब आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि संविधिक स्वायत्त निकाय स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है और असंविधिक क्या होता है और इसके क्या लाभ हानि है, उनको मैं पहले देना चाहता हूँ। संविधिक स्वायत्त निकाय का मतलब हुआ कि इसके लिए किसी भी तरह की एक अथॉरिटी बना दी जाए, रेगुलेटरी बॉडी बना दी जाए। जैसे आपने देखा होगा एडा, आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेशन के लिए किया गया। हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोगों ने देखा होगा तो इंश्योरेंस के सेक्टर में इसने बहुत सारे कार्य किए। टेलीकॉम सेक्टर में भी टेलीकम्युनिकेशन को बहाल करने के लिए, टेलीकम्युनिकेशन की चीज़ों को देखने के लिए, कई बार इसमें हो रही अनियमितताओं को देखने के लिए भी ट्राई जैसी संस्थाओं का निर्माण किया गया। तो कहा गया कि क्यों न मीडिया के लिए भी एक ऐसे संस्था या एक रेगुलेटरी बॉडी को बना दिया जाए जो मीडिया के इन तरह की चीज़ों पे एक
नियंत्रण का कार्य कर सके और एक शिकायत निवारण तंत्र के रूप में वो कर सके, मीडिया को रेगुलेट कर सके, बेसिकली वो कहने का मतलब है। दूसरी चीज, इसकी दूसरी चीज हो सकती है कि मीडिया में कोई सेल्फ रेगुलेशन, यानी कि खुद से एक एक मंतव्य बैठा हुआ हो, सब लोगों के बीच में एक परस्पर आपसी सहमति हो और उस परस्पर आपसी सहमत के अनुसार इन सारी चीजों को किया जाए और इसको देखा जाए। इसमें कोई एक बनाया जा सकता है, जितने भी शिकायत निवारक तंत्र हैं, यानी कि अगर हम लोग बोले तो ग्रीवांस रेड्यूसल सेल को बनाया जाए, ताकि इस तरह की कोई भी चीज़ों पे एक जो चीज़ें हो रही हैं उस पे कहीं ना कहीं इस पे नियंत्रण स्थापित किया जा सके। वस्तुतः इसका एक प्रयोग अगर हम बात करें तो एक न्यूज़पेपर है जिसके बारे में आप लोग सब लोग जानते होंगे, और उस पे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जो खासकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो वो उस पे ज़रूर वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, द हिंदू। तो द हिंदू की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने एक अपनी आंतरिक व्यवस्था बनाई हुई है, एक इंटरनल सिस्टम एस्टैब्लिश किया हुआ है जो ऑब्ड्यूमेंस टाइप का है, जिसमें इस तरह की चीज़ों का शिकायत किया जाता है तो उस शिकायत के जितने भी निवारण हैं उस निवारण को करने का प्रयास किया जाता है। अम, अगर मैं पहले बात करूं संवैधिक स्वायत्त निकाय की, तो सामान्य तौर पर इसका समर्थन नहीं किया जाता। नहीं किए जाने के पीछे अपने तर्क हैं, अपनी चीजें हैं जो लोगों के मंतव्य में होती हैं। जैसे मैं अगर बात करूं तो लोग कहते हैं कि भाई अगर लोकतंत्र का आप चौथा स्तंभ मानते हैं और ये अगर आप समझते हैं कि ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही आवश्यक अंग है, क्योंकि ये जनता को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम है, और अगर आप इस तरह के कोई नियामक या रेगुलेटरिंग अथॉरिटी को बना देते हैं तो वहां पे समस्या उठ कर करके क्या आती है कि वहां पे इस पर आवश्यक अनावश्यक रूप से किसी न किसी तरह से सरकारी हस्तक्षेप होने की संभावना हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि इसमें अगर आप बात करें तो कुछ ऐसे रेगुलेटरिंग बॉडी होगी तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि इसमें कुछ सरकारी नियंत्रण स्थापित होगा, ऑल्दो इट विल बी स्टैट्यूटरी, यानी कि संविधिक होगा, स्वायत्त होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक हस्तक्षेप होने की संभावना, ये आरोप लगाया जाता है, ये चीजें कही जाती हैं कि इससे मीडिया की जो स्वतंत्रता है उसके खंडित होने की संभावना बनती है। इसलिए इसमें विवाद भी होता है, इसलिए इसमें सारी चीजें भी होती हैं। दूसरी बात की अगर हम लोग देखें तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल अभी अभी तक नहीं हुआ है या ऐसा कभी इस पे कोई नियामक है ही नहीं। अगर आप देखते हैं तो कुछ चीजें पहले से रेगुलेटेड है। जैसे आप देखते हैं प्रेस में आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें या प्रिंट मीडिया की बात करें तो आपको कुछ पंजीकरण विनियामक हैं, यहाँ वहाँ पे पंजीकरण करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने में भी आप अगर देखते हैं तो ट्राई से संबंधित कई प्रावधान को शामिल किया गया है। इवन अगर हम देखते हैं तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी में भी कुछ विनियामक हैं जो इस तरह की चीजों को रोकने का कार्य करती हैं। जैसे अगर कोई किसी को डिफेम करने की कोशिश कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से तो उस पर आपराधिक कार्रवाई की जाती है, खासकर मानहानि के मामले में आपराधिक कार्रवाई, और ये कानून मीडिया पे भी लागू होता है। ऐसा नहीं है कि मीडिया पे नहीं लागू होता। मीडिया का मतलब ये नहीं हुआ कि आप आएंगे और किसी के बारे में कुछ भी आधारहीन बात कह देंगे और चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इस पे भी मानहानि संबंधी मामले को दिखाया जाता है, मानहानि संबंधी मामलों को किया जाता है। देखो बच्चों, यह है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। मीडिया एक सशक्त माध्यम है,
अ, लोकतंत्र की अगर हम लोग बात करें तो लोकतंत्र में सीमाएं भी हैं। सीमाएं इसलिए हैं कि देश की एकता अखंडता की जहां बात हो सकती है, जहां आपके इन्फ्लुएंस की बात होती है, तो वहाँ कहीं न कहीं जो गवर्नमेंट है, उसको भी ये देखना पड़ता है कि आप कोई भी इस तरह का कार्य न करें, जिससे देश के अंदर का माहौल खराब हो, देश के अंदर जो जनता है, वो जनता के अंदर असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो। तो इसलिए अगर इसको संविधिक निकाय के हिसाब से बनाएँ या गैर स्वायत्त निकाय के हिसाब से बनाएँ, तो विचार ये है कि इन दोनों मामलों में कहीं न कहीं कुछ परेशानी, कहीं न कहीं स्वतंत्रता बाधित तो होती है। इसके लिए सबसे अच्छा सुझाव ये दिया जाता है कि जिस प्रकार मीडिया है, मीडिया एक पढ़े-लिखे प्रभुत्व विद्याजीवी वर्गों का एक माध्यम है, जो समाज के कई ऐसी चीज़ों को उठाते हैं, जो सरकार को ध्यान देने के लिए ज़रूरत होती है, जिस पे सरकार भी ध्यान दे। कई कमज़ोर वर्ग के हितों का सपोर्टर के रूप में वो आते हैं, और कई कमज़ोर वर्ग या जो वंचित हैं, उन लोगों के सोशल जस्टिस के लिए भी वो कार्य करते हैं और कार्यरत रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अ, लोकतांत्रिक पद्धति के अनुसार उन्हें स्वायत्तता को रोकने के लिए तो नहीं किया जाना चाहिए कार्य। इसके लिए सबसे अच्छा है कि मीडिया को खुद से स्व-विनियमन करना चाहिए। ये सुझाव आप दे सकते हैं कि स्व-विनिमय करना चाहिए। जैसे सेल्फ कंट्रोल जिसे हम कहें। मीडिया को खुद से अपने अंदर एक जो प्रेस हैं, जो प्रेस संस्थाएं हैं, उन्हें ये होना चाहिए कि भाई ऐसा है कि हम लोग इस पे सेल्फ कंट्रोल रखेंगे, इस तरह का एक सेल्फ कंससनेस, एक अगर बोले तो एक सेल्फ कंससनेस और सब लोगों के बीच में एक तरह का मंतव्य बने, एक मत हो कि भाई इस तरह की कोई न्यूज़ेस हम लोग नहीं देते। कोई एक बुद्धिजीवी वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग समाज के लिए, देश के लिए एक स्वयं से अभिप्रेरित होता है और उसके कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। तो उस उत्तरदायित्व का भान करते हुए अगर स्व विनिमय करे, जो भारतीय मीडिया की हैं, उनको अब क्या करने की आवश्यकता है? मैच्योरिटी दिखाने की आवश्यकता है। सिर्फ रेगुलेटिंग अथॉरिटी को अगर हम बना दें या अगर सिर्फ उसके ऊपर में एक तरह से अथॉरिटी को लगा दें, तो ये भी सही प्रतीत नहीं होता कि हाँ, उसको रेगुलेटरी बॉडी को कर ले या कुछ इस तरह से रेगुलेटिंग अथॉरिटी कर दें। तो एक नैतिक मानक स्व-विनिमय के हिसाब से अगर आप करेंगे, तो फिर क्या है, वो चीज़ों को एस्टैब्लिश कर सकता है। हालाँकि कुछ मामलों में अब धीरे-धीरे इस कंसिस्टेंस को लाया जा रहा है, ताकि जो मीडिया का उत्तरदायित्व है, उसको सुनिश्चित कराया जा सके, और साथ ही साथ जो मीडिया है, उसकी नकारात्मक छवि लोगों के मन मस्तिष्क पे ना हो। क्योंकि देखो, मीडिया देखने में, कहने में कुछ भी कोई कहे या सामान्य कभी भी उस पे आलोचना करे, आलोचना तो लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आधार होता है। लेकिन मीडिया एक जन भावना को तो प्रदर्शित करने का माध्यम है। तो इसलिए मीडिया रेगुलेटिंग अथॉरिटी के बारे में ये कहा जाता है। और अगर रेगुलेटिंग अथॉरिटी बनानी आवश्यक क्यों? क्योंकि देखो, अगर नहीं कुछ करेंगे, आप खुद से अपने आप को लिमिट नहीं करेंगे, सेल्फ कॉन्शियसनेस से नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं तो आपको लिमिट किया जाएगा। क्योंकि देश की एकता, अखंडता, सौहार्द के साथ किसी तरह का समझौता करना तो संभव नहीं है। तो ऐसी दशा में जो मीडिया है, उस मीडिया को रेगुलेट किया जाएगा, लेकिन उसमें ये होना चाहिए कि उसमें हस्तक्षेप कम से कम हो। मीडिया के जो लोग हों, वो लोगों को आए, समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग आए, कुछ जुडिशियरी के लोग आए, जो कि इस तरह की चीजों पे एक मॉनिटरिंग रख सके। अथॉरिटी उनको रोकने की न रखें, मॉनिटरिंग अथॉरिटी रखें।
उनको देख रेख करने के लिए, कहीं कोई गड़बड़ हो रही है तो उसको रोकने के लिए कार्य करें, न कि उसको मीडिया को रेगुलेट करने की कार्य करें। तो ये अगर हम लोग देखें तो ये बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट सा प्रश्न अभी उठ करके हाल ही के दिनों में आया है कि क्या मीडिया के रेगुलेटिंग अथॉरिटी, क्योंकि कई जगहों पे देश की सुरक्षा के साथ भी कई बारी हुआ है, ये कहा जाता रहा है कि भाई विशेषकर जब ये एक हमारे जाबाज सिपाही को दूसरे एक पड़ोसी देश ने पकड़ लिया था, तो उनकी सारी डिटेल्स को कई न्यूज़ चैनल्स ने प्रेषित कर दिया। इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप ये येलो जर्नलिज्म में आते हैं और देश की सुरक्षा के साथ कहीं ना कहीं समझौता, तो वो समझौता करने का किसी को अधिकार नहीं दिया जाएगा। लोकतंत्र है, लेकिन इसका कतई ये तात्पर्य नहीं है जब देश ही नहीं रहेगा तो लोकतंत्र कैसे संभालेंगे। तो दोनों चीजें हैं। तो बेसिक है क्या कि इसमें सेल्फ रेगुलेशंस ज्यादा जरूरी है इंस्टेड ऑफ सिवा बनिस्पत की इसमें संविधिक या असंविधिक स्वायत्त संस्थानों को दिया जाए। सीधी सीधी सी बात है कि इसका सबसे बढ़िया जो उपाय है वो ये उपाय है कि खुद से मोटिवेट हो, खुद से बहुत सारे चूंकि एक प्रेस, मैंने बार बार बताया कि प्रेस एक बुद्धिजीवियों का एक साधन है, एक समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग है, सबसे प्रबुद्ध वर्ग, उनका एक संस्थान है। तो उनको खुद से इस पे सेल्फ कॉन्शियसनेस रखना चाहिए। तो मीडिया रेगुलेटिंग अथॉरिटी के बारे में आपको अगर जब भी पूछा जाए तो इस तरह की सारी चीजें की जा सकती हैं। बच्चों, अब एक दूसरा जो सबसे बड़ा इशू उठ करके आ रहा है वो आ रहा है क्रॉस मीडिया ओनरशिप। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इस शब्द के विषय में पहले नहीं सुना होगा, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम लोग बात करें तो इस तरह की चीजें जो हैं वो बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं, टेक्निकल वर्ड है और आपको समझना पड़ेगा, ये समझने की चीज़ है। क्रॉस मीडिया ओनरशिप का मतलब पहले तो ये जान लीजिए कि मीडिया के कई माध्यम होते हैं। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मीडिया के कई माध्यम होते हैं, जिस माध्यम में आप प्रिंट मीडिया को देख सकते हैं, प्रिंट मीडिया के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देख सकते हैं, अखबार देख सकते हैं, रेडियो स्टेशंस देख सकते हैं, मैगजीन्स देख सकते हैं। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट अगर हम लोग बात करें तो क्या है, प्रकार हैं, जो मीडिया के डिफरेंट डिफरेंट प्रकार हैं। जो अगर मैं बात, अभी मैं इसमें डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने बोला कि इसके लिए हम लोग एक अलग सा सेशन पढ़ेंगे, जिस सेशन पे मैं आप लोगों को इसके विषय में बताऊंगा कि भाई ये जो डिजिटल मीडिया है या सोशल मीडिया है उसका क्या सिनेरियो है, उसको कैसे हैंडल किया जाएगा। उसमें भी कई चीज़ें हैं, कई उसमें निगेटिव पॉइंट्स होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वो भी एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए अगर हम लोग बात करें तो एक टॉपिक है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग क्रॉस मीडिया ओनरशिप की बात करें। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मीडिया के बहुत तरह के रोल होंगे, इलेक्ट्रॉनिक टीवी में आता है, अखबार, मैगजीन या अखबार, रेडियो स्टेशन। वस्तुतः अगर ये सारे टाइप्स ऑफ जो मीडिया है उसका अगर एक ही मालिक हो, चाहे वो एक कॉरपोरेट इकाई हो, तो उसी को क्रॉस ओनरशिप कहते हैं। यानी कि जो कि डिफरेंट डिफरेंट जो मीन्स ऑफ मीडिया है उनका स्वामित्व एक साथ रखने वाला व्यक्ति, क्रॉस मीडिया ओनरशिप वही होती है कि एक ही व्यक्ति या एक ही कॉरपोरेट के अंतर्गत मीडिया के विभिन्न जो डायमेंशंस हैं, विभिन्न जो प्रकार हैं, उसका स्वामित्व हो। हालांकि इसके कुछ फायदे भी हैं, जिसको हम लोग सिनर्जी वर्ड यूज किया जाता है, जिसको हम लोग बोलें तो तालमेल, हिंदी में अगर हम लोग बोलें तो तालमेल,
या अगर बात करें तो स्वविज्ञापन वगैरह इस तरह से। जैसे कि एक बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल आता है कि करंग एक पत्रिका है, वो बाउर मीडिया के का पार्ट है, तो वो करंग टीवी चैनल का उपयोग कर सकते हैं अपने पत्रिका के विज्ञापन में। यानी कि कहने का मतलब है कि इसमें कम प्रभावी और आसान सस्ते रूप में, क्योंकि देखो आज के दिनों में जो मीडिया भी होगी, उस मीडिया को भी तो प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। बड़ा ही एक फेमस स्लोगन है, जो दिखता है वो बिकता है। तो इसको दिखने के लिए मीडिया के विभिन्न रूपों में विज्ञापन, प्रचार प्रसार और इन सब की भी तो आवश्यकताएं होती हैं। अब वो आवश्यकता कैसे पूरी हो, उन चीजों को कैसे पूरा किया जाए? या तो खर्च करें, लेकिन अगर हम खर्च करेंगे तो विभिन्न साधनों में अगर उसको विज्ञापित करते हैं तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ती है, इफेक्टिवनेस में कमी आती है, चीजें महंगी हो जाती हैं। तो क्रॉस मीडिया होने से एक सबसे बड़ी बात होती है कि वो प्रभावी, आसान और सस्ते रूप में अपने चैनल का और अपनी सारी चीजों का उपयोग करके, प्रयोग करके चीजों को ला सकते हैं, दिखा सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। क्रॉस मीडिया ओनरशिप के जो तर्क है वो यही दिया जाता है कि इससे मीडिया के विभिन्न जो चैनल्स हैं, उन चैनलों पे सारा काम किया जा सकता है, कम खर्च में, कम चीज़ों में। प्लस कई लोग ये भी तर्क देते हैं कि अभी जो थोड़ा कई बारी जो टफ सिचुएशन होता है, उसमें एक दूसरे प्लेटफॉर्म की ओर मुड़ने का कार्यक्रम होता है कि हाँ, कोई अगर एक ही कॉरपोरेट में काम कर रहा है तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाएगा, तो उसको चूंकि एक ही ऑफिस में काम कर रहा है तो इसको ज़्यादा परेशानी नहीं होती, यानी लोगों के आगे बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। प्लस टीवी, अखबार और इससे क्या होता है कि एक बेहतर तालमेल स्थापित होता है और कई चीज़ों में जो रिसर्च होता है, चूँकि जो न्यूज़ होता है तो रिसर्च के माध्यम से किया जाता है, वो बड़ी ही यूजुअली दिया जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो इसकी सबसे बड़ी बात क्या है? मोनोपोली जिसे कहते हैं, एकाधिकार। जो अगर एक ही व्यक्ति के पास में मीडिया के सारे स्रोत उपलब्ध हों, सारे सोर्सेस उपलब्ध हों, तो वहां पे क्या नुकसान होता है कि एक ही कंपनी में बहुत सारी सहायक कंपनी होगी, तो इससे मीडिया के जितने भी प्रभावी प्रकार हैं, उन प्रकारों के माध्यम से एक जनमत क्रिएट किया जा सकता है। एक बोले तो पूरी की पूरी सब लोगों का माइंड पे एक ही तरह की चीजों को चला कर करके एक वातावरण तैयार किया जा सकता है। हालांकि पैसा मीडिया हाउस के लिए तो ये फायदेमंद होगा, क्योंकि भाई उनके पास में पैसा रहेगा, एकाधिकार रहेगा, मोनोपोली रहेगी, वो सब चीजों को कर रहे होंगे। लेकिन इसका सबसे अधिक नुकसान जो है वो जनता को है, क्योंकि जनता मीडिया के जो भी जानकारियां होती हैं उसको समाज की अभिव्यक्ति मानती है। लोकतंत्र का ये मतलब है, मैंने अभी भी चर्चा की कि लोकतंत्र का ये मतलब है कि ये प्रभावी स्रोत, जो जानकारी का प्रभावी स्रोत हो, जानकारी मिले, सूचनाएं मिले और उस सूचनाओं को मिलना चाहिए और सीधा सीधा सरल तरीके से मिलना चाहिए। लेकिन अगर वो प्रभाव या स्रोत ऐसा हो जो स्रोत बायस्ड हो, यानी पूर्वाग्रह से युक्त हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होना शुरू होता है? इस पूर्वाग्रह से युक्त होने के कारण वहां पे एक छद्म वातावरण का निर्माण किया जा सकता है, एक शैडो इन्वायरमेंट बनाया जा सकता है। ये शैडो इन्वायरमेंट क्या करता है? कई बारी देश के लिए, समाज के लिए अहितकर होता है, क्योंकि एक ही चीज को आप रेडियो पे भी वही सुन रहे हैं, अखबार उठाए उसी को पढ़ रहे हैं, टीवी खुला तो वही न्यूज। तो आपके बैक ऑफ द माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, देखो ये सारा एक माइंड गेम है, तो इस पे कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है। इसलिए और विदेशों में अगर हम देखें, ये भारत की ज्यादा समस्या है। क्यों भारत की ज्यादा समस्या है? क्योंकि विदेशों में
क्रॉस मीडिया ओनरशिप को लेकर करके बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। अगर किसी कंपनी या किसी कॉरपोरेट के पास में प्रिंट मीडिया है तो वो किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे काम नहीं कर सकती या कोई रेडियो पे काम नहीं कर सकती। उसी तरह अगर किसी के पास अखबार है तो वो रेडियो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे काम नहीं कर सकता। इससे फायदा क्या होता है कि सेरिगेशंस होते हैं और ये अच्छा भी होता है। देखो, एकाधिकार कहीं भी थोड़ा नुकसानदायक तो होता है, थोड़ा क्या बहुत नुकसानदायक होता है। आप जो चाहते हैं वही परोसते हो और किसी के पास में कुछ और लेने का राइट नहीं होता। यहाँ कहीं कई बार कॉर्पोरेटिज्म आता है, जो नई चीजें हैं या कोई स्ट्रगलर है या कोई अगर वास्तव में काम करना चाहता है तो उसके लिए सीधे सीधे परेशानी का कारण बनता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, एक ही आदमी के पास में सारे जो मोनोपोली है, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो वास्तव में कार्य योग्य व्यक्ति हो लेकिन किसी कारण से एक हाउस में अगर उसका या एक फॉर्म में उसका अगर नहीं लिया जा रहा तो उसका तो सारी जगहों से रास्ता बंद हो जाएगा, क्योंकि एकाधिकार है। तो ये कई जगहों पे निगेटिव छवि का निर्माण करता है। इसलिए भारत में कहा जाता है कि क्रॉस मीडिया ओनरशिप पे कार्य किया जाना चाहिए और क्रॉस मीडिया ओनरशिप होनी चाहिए ताकि जो लोग हैं उन तक जो प्रेस का वास्तविक कार्य है, तो प्रेस का वास्तविक कार्य मुनाफा कमाना नहीं होता, वो मुनाफा कमाने के लिए नहीं, वो एक सेवा भाव है। वो सेवा, हाँ, सेवा का मतलब ये नहीं है कि वो खुद से परेशान होकर के सेवा करें, लेकिन सेवा भाव तो जरूर है। तो उस सेवा भाव में किसी भी तरह का, और एक और भी चीज है, क्रॉस मीडिया ओनरशिप के कारण कई बारी जो अगर हम लोग देखें, इसी से जुड़ा हुआ जो हमारा अगला टॉपिक है मीडिया फाइनेंसिंग, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं जो इस मीडिया के ओनरशिप को लिए हुए हैं और बहुत सारी चीजें वो मैनेज कर रहे हैं। उनके लिए कई बार फाइनेंसिंग की ज़रूरत होती है, तो उन फाइनेंसिंग्स को देखते हुए और उन फाइनेंसिंग्स को कंट्रोल करते हुए क्रॉस मीडिया ओनरशिप की चर्चा की गई। तो उम्मीद करता हूँ कि क्रॉस मीडिया ओनरशिप, इसके नुकसान, इसके फायदे के बारे में आपको पता चल गया होगा। वस्तुतः क्रॉस मीडिया ओनरशिप होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो इसमें सीधा सीधा अगर बोला जाए, ये परसेप्शन देखा जाए तो जिस तरह हर चीज का एक अगर मैं बोलूँ तो रेगुलेशन होता है, वैसे ही क्रॉस मीडिया ओनरशिप अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों के लिए होनी चाहिए। इससे क्या रहेगा, जो लोकतंत्र के आधार स्तंभ और इसकी विश्वसनीयता हमेशा एक जैसी रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि इसकी विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह बने। लोकतंत्र के किसी भी आधार पर प्रश्न चिन्ह सही नहीं है, चाहे वो मीडिया ही क्यों ना हो, क्योंकि आज के दिनों में सबसे प्रभावी माध्यम है। विश्व एक गांव बन चुका है, एक छोटा सा क्षेत्र बन चुका है, तो वैसी कंडीशन में कई बार मीडिया को भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा और क्रॉस मीडिया ओनरशिप तो होनी नहीं चाहिए। अलग अलग मीडिया, अलग अलग लोग होने चाहिए। तो बच्चों, बाकी एक मीडिया फाइनेंसिंग का काम है। तो मीडिया फाइनेंसिंग एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें क्या होता है कि बहुत क्षेत्र हैं वहाँ पे लोग फाइनेंस, यहाँ पे मीडिया फाइनेंसिंग का मतलब है मीडिया को किया गया फाइनेंस। आज के दिनों में इसकी कोई रेगुलेटरिंग अथॉरिटी नहीं बनी हुई है, तो कई बारी यहाँ मीडिया फाइनेंसिंग में विदेशी फंड का एक मुद्दा उभर कर करके आता है। कहा जाता है कि कई विदेशी फंड मीडिया को फाइनेंस करते हैं, जिसके कारण देश में अस्थिरता और भय का माहौल क्रिएट किया जाता है। हालांकि ये पेड न्यूज का भी ये रूप होता है। वस्तुतः बच्चों, इस पे रेगुलेट करने की जरूरत है। अगर हम लोग देखें तो इसके लिए सुझाव दिया गया कि मीडिया को कहाँ फंड आ रहा है, वो फंड सारे चेक्स या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लिए जाने चाहिए और उनके वित्तीय स्रोत का भी पता बताना चाहिए। ये पारदर्शी होना चाहिए, ये कहा जाता है। आप देखें,
आज के दिनों में अगर हम देखते हैं तो विधायिका में जब कोई चुनाव लड़ने जाता है तो उसको अपने सारी पृष्ठभूमियों की जानकारी देनी पड़ती है। उनके ऊपर में कोई आपराधिक गतिविधियों का मामला तो दर्ज नहीं है, उनके ऊपर किसी तरह का मामला तो दर्ज नहीं है। इस तरह की सारी चीजें देने की पारदर्शिता, ताकि क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो जनता को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो जब जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है अब वो पर्सनल नहीं रही, क्योंकि आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ सारा चीज जो है वो देश के लिए है। तो इसलिए अगर हम लोग देखें तो उसी तरह मीडिया चूंकि लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में कार्य करता है, तो इसके आय के स्रोत की जानकारी तो होनी चाहिए। और जब न्यायाधीशों के लिए भी अब ये व्यवस्था हो गई है कि हाँ भाई, जो न्यायाधीश हैं वो न्यायाधीश भी अपने आय का स्रोत बताएंगे और उनको पारदर्शी करेंगे, तो वैसी दशा में अगर मीडिया की आय के स्रोत के विषय में पता हो और उसका पारदर्शी हो तो इसमें किसी भी तरह की बुराई नहीं, और ये होना चाहिए। हालांकि इसका कई बार विरोध किया जाता है, वो विरोध व्यक्तिगत हो सकता है, या अगर वो बात कहें तो वो विरोध कई बार जो हो सकता है ये कहा जाए कि भाई इस विरोध से सरकार हमारे ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास करेगी। लेकिन अगर सही बात कही जाए तो इसमें कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें तो एक हित छुपा हुआ है कि देश की जो मीडिया है उसमें किसी भी तरह अराजक तत्व न आए, कोई भी ऐसा फंड न आए जो देश को अस्थिर या भय प्रदान करे, भय का माहौल प्रदान करे। इसलिए इस मीडिया फाइनेंसिंग पे कंट्रोल जरूरी है। एक बिल्कुल नियंत्रक होना चाहिए, इनको भी अपने सारी चीजें, और अगर हम कोई गड़बड़ नहीं कर रहे हैं तो हमें बताने में क्या हर्ज है, कोई बताने में हर्ज नहीं है। अब अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप अपने पृष्ठभूमि के बारे में नहीं बताएंगे, लोगों को जानने का अधिकार है। जो जज हैं उनको अपनी संपत्ति के बारे में बताने का अधिकार है। तो मीडिया लोकतंत्र का एक प्रहरी है, तो उसको भी उनके बारे में भी कि उनके फंड कहाँ से आ रहे हैं, वो सारी चीजें चला रहे, वो कैसे चला रहे, इसको भी जानने का अधिकार होना चाहिए। ये स्वस्थ लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा अगर मैं बात करूं तो पहलू होता है। बच्चों, आशा करता हूं कि ये सारी चीजें, ये डिस्कशंस आपके लिए बहुत फायदेमंद रही होगी। मैं आप लोग के साथ बहुत जल्दी ही सोशल मीडिया, फेक न्यूज़ और ये सारी जो चीज़ें हैं उनके विषय में एक क्लास सेशन को लेकर के आने वाला हूँ। एक अभी इसके बाद एक नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के साथ बताने वाला हूँ कि जुडिशियरी की भूमिका सोशल जस्टिस में यानी समाज कल्याण में न्यायपालिका किस तरह की भूमिका अदा कर रही है, ये भी हम लोग करने वाले हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट और अच्छा टॉपिक है जिसको हम लोगों को जानना चाहिए। बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये क्लासेस अच्छी लगी होंगी, और अगर क्लासेस अच्छी लगी हैं तो आप मेरी क्लास को लाइक ज़रूर करें। लाइक के साथ साथ इसको शेयर करें, मैक्सिमम शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों, आप मेरे साथ टॉक टू निशांत सर या unacademy_निशांत सर, जिसका निक नेम है टॉक टू निशांत सर, इसमें आप जुड़ सकते हैं। 10% का डिस्काउंट गेन कर सकते हैं निशांत 1 कोड का यूज करके। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लासेस अच्छी लगी होंगी। अगर ये क्लासेस आपको पसंद आई हैं तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही क्या होगा, और बच्चे भी लाभान्वित होंगे और मुझे भी इनकरेजमेंट मिलेगा कि मैं अच्छे अच्छे टॉपिक्स आप लोगों के समक्ष लेके आ सकूं। धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच for listening it very carefully. Thank you.